दोस्तों इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को कराने वाला हूं। तो बिल्कुल ये जो प्रश्न पत्र है मेरे समक्ष, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है मेरे भाई। तो सारे प्रश्नों को पूरे अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखिएगा। टोटल आपके एग्जामिनेशन में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको 50 का ही जवाब देना था। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपके समक्ष देखिएगा, कहता क्या है दोस्त कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा अर्थशास्त्र में आर्थिक वृद्धि की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो आर्थिक वृद्धि की जो अवधारणा है वो सैमुअल्सन द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित में से कौन आवश्यकताओं को दोहरा संयोग की कठिनाइयों को समाधान करता है। तो कौन करता है, तो ऑप्शन डी देखिए, ये वस्तु भी, बैंक भी, मुद्रा भी, तो इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। मुद्रा की पूर्ति, तो देखिए मुद्रा की पूर्ति के लिए आपका स्टॉक अवधारणा है ना। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो फटाफट से हम जल्दी से सारे प्रश्नों को करा दे रहे हैं, ताकि आप जितने भी एग्जामिनेशन देकर आए हैं, आप जितने भी स्टूडेंट, सब लोग अपने प्रश्नों को मिला सकें। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया क्या कि मुद्रा का गौण कार्य है। तो कौन है, देखिए मूल्य का संचय, मूल्य हस्तांतरण या स्थगित भुगतान की प्रमाप, या इनमें से सभी। तो सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, वो मुद्रा, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कहलाती है। यह किसका कथन है, तो यह किसका कथन है कि वो मुद्रा कहलाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपका, ये नैप का कथन है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर देखिएगा, कहता है कि निम्नांकित में से कौन मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल रूप है। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे M4। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा कि धन संबंधी विचारधारा को अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में किनके द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो किनके द्वारा किया गया है, एडम स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर किसमें हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन कल्याणवादी अर्थशास्त्री हैं, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन है। आपके 9 का देखिए सभी ऑप्शंस को देखिए, इसमें सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे, मार्शल साहब, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। निम्नांकित में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है मेरे भाई। तो ऑप्शन भी आपके निजी संपत्ति, क्योंकि समाजवादी में क्या होता है, सामाजिक स्वामित्व होता है, और इसमें तो निजी संपत्ति जो है ना, और इसमें सामाजिक कल्याण को भी देखा जाता है, लेकिन निजी संपत्ति किस में आता है, ये आपका आता है पूंजीवादी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में से कौन मान्यता नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन डी आपका, देखिए यहाँ पे 4 वस्तुएं दिया है, क्योंकि ये सब जो है ना, स्थिर तकनीक, उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। तो यहाँ पर 2 वस्तुएं होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन डी को ही लगाइएगा, 2 वस्तुएं ऑप्शन में रहना चाहिए था। नेक्स्ट आप देखिएगा कि वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है वह क्या कहलाता है। तो वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है उसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे। निम्नांकित कथन में कौन सत्य है, कौन जो है सत्य है भाई। तो चलिए सबको बारी बारी से पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका ऑप्शन ही होगा, क्योंकि देखिए दुर्लभता की समस्या का समस्या चयन की समस्या को जन्म देती है। बिल्कुल, दुर्लभता की समस्या जो होती है वो चयन की समस्या को क्या देती है, जन्म देती है। तो आपके 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 14 नंबर कि किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, दोनों का। तो मिश्रित में होता है ना, अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक किस में होता है, मिश्रित में होता है। अगला देखिएगा 15 नंबर, उपयोगिता विश्लेषण के गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, किसने किया था, उपयोगिता विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन है आपका मार्शल जी द्वारा किया गया था। अगला देखिएगा, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल क्या होती है। तो ऑप्शन है आपके ऋणात्मक होती है। ये सब प्रश्न आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो सही जवाब आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन दोनों कहा जाता है। ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट जवाब। 18 नंबर देखिएगा, निम्न कोटि वस्तुओं का आय प्रभाव। तो निम्न कोटि जो वस्तुएं होती हैं उनका आय प्रभाव क्या होता है, तो उनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने का क्या कारण होता है मेरे दोस्त, 19 नंबर प्रश्न है आपका। तो कारण ये होता है कि ये आय, इसका आय में भी प्रभाव आता है, और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी लागू होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आपके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि उदासीनता वक्र की ढाल क्या होती है। तो उदासीनता वक्र की जो ढाल होती है मेरे दोस्त, ऑप्शन
ऑप्शन सी ये भी ऋणात्मक होती है। निम्नांकित में कौन समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र ऑप्शन डी हो जाएगा, समस्त अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय और मूल्य का स्तर। गिफिन वस्तुओं का कीमत प्रभाव क्या होता है? जो आपके गिफिन गुड्स होते हैं, तो गिफिन गुड्स का जो प्राइस इफेक्ट होता है, कीमत प्रभाव होता है, वो क्या होता है? तो ऑप्शन भी आपका ये भी ऋणात्मक ही होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन क्या होता है? तो देखिए 23 का भी ध्यान दीजिएगा, ये जब सीमांत उत्पादन शून्य होगा तो कुल उत्पादन क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट आपका, पैमाने का प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देख लेंगे, देखिए ये सब प्रश्न करा दिए। नेक्स्ट आप देख लेंगे प्रश्न कहता क्या 25 नंबर ये है कि कौन सा वक्र अति प्रबलयकार होता है? अति प्रबलयकार कौन सा वक्र होता है? तो सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे? औसत स्थिर लागत। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फिर से पूछ दिया ना, कौन सा कथन सत्य है? तो औसत स्थिर लागत वक्र आयताकार अति प्रलय होता है। अभी तो हम लोगों ने ऊपर किया, तो सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि किस बिंदु पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है? तो फर्म का लाभ अधिकतम कब होगा? MR=MC होगा तब ना। नेक्स्ट आप देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर कि दृश्य मध्य के अंतर्गत निम्नांकित में से किसे शामिल किया जाता है? तो दृश्य मध्य यानी कि विजुअल आइटम्स, तो दृश्य मध्य के अंतर्गत बैंकिंग है, शिपिंग है, बीमा है, मशीन है, तो ऑप्शन डी आपके मशीन आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विदेश प्रत्यक्ष निवेश भुगतान शेष के किस खाते का एक अंग होता है? तो ऑप्शन भी आपका चालू खाता का। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे पूंजी खाते में शामिल किया जाता है? तो पूंजी खाते में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को शामिल किया जाता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन है आयकर जो है ना वो आपका क्या है? डायरेक्ट कर है, यानी प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सी बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयोग होती है? ठीक है, मतलब उपयोग मतलब अच्छा होती है। तो देखिए 32 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, बचत की बजट। बचत की बजट। निम्नांकित में कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है ऋणों की वसूली। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय को शामिल किया जाता है। देखिए स्फीतिक अंतराल निम्न में से किसकी माप है? तो 35 का आपका ऑप्शन हो जाएगा अधिक के मांग की, ठीक है, सरप्लस डिमांड की, अधिक के मांग की। 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अतिरेक मांग उत्पन्न होने का कारण है? अतिरेक मांग, तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। चलिए इसी तरह से हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निवेश गुणक के जन्मदाता कौन है? तो सही जवाब आपके ऑप्शन ए किन्स है। निवेश गुणक के जन्मदाता किन्स। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दिया था? तो ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे, किन्स ने ही प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा दिया था। प्रेरित निवेश का निर्धारक घटक क्या है? तो 39 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजी की सीमांत क्षमता या ब्याज की दर। तो ये सी, ए और बी दोनों। अगला देखेंगे, निम्नांकित कथन में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है मेरे दोस्त। तो कौन सा कथन असत्य है? जमा स्वीकार करना बैंक का एजेंसी कार्य है, ये क्या है? तो असत्य है, ठीक है। जमा स्वीकार करना बैंक एजेंसी कार्य है। देखिए मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करे, हार्टले विट्स का कहना है। अगला देखिएगा, निम्न में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं, रोजगार के बारे में भी और कुल उत्पादन के बारे में। तो इनमें से सभी आपके हो जाएंगे। निम्नांकित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन है? तो क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो ये सभी आपके हो जाएंगे केंद्रीय समस्या। 44 नंबर देखिएगा, उपयोगिता का संबंध निम्नांकित में से किसमें है? तो 44 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव आवश्यकता की पूर्ति से है उपयोगिता का। जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करती है तब यह मांग क्या कहलाती है? तो ऐसी मांग जो होती है दोस्तों वो आपका कीमत की मांग भी कह सकते हैं, आय मांग भी कह सकते हैं, तिरछी मांग भी कह सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन जो है सापेक्षता लोचेदार मांग को व्यक्त करता है, यानी कि जो है इलास्टिक डिमांड्स को कौन जो है व्यक्त करता है मेरे दोस्त? तो सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए देखिए, डेल्टा क्यू बाई क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी
डिवाइड पी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, मतलब चेंज हो गया। 47 नंबर आप देखेंगे, मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो मौद्रिक लागत में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, सामान्य लाभ को, अव्यक्त लाभ को, व्यक्त लाभ को, तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे। 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम एमआर शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो सीमांत आगम शून्य कब होगा? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी सही जवाब। फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें क्या है? तो फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें क्या हैं? सीमांत आगम इक्वल टू सीमांत लागत, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटिए, ये भी है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि पूर्ति वक्र वाई अक्ष के समानांतर है तब लोच कैसी है? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्णतः लोचदार पूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस बाजार फर्म की कीमत प्राप्तकर्ता होती है? तो याद रखिएगा, प्राप्तकर्ता किसमें होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। अगला देखिए, किस बाजार में कीमत विभेद संभव है? तो 52 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में ही। नेक्स्ट आप देखेंगे, देखिए, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मूल्य क्या होता है? तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मूल्य जो है वो शून्य हो जाता है। पूर्ण तृप्ति यानी शून्य। सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? तो ऑप्शन है आपका धनात्मक होता है। नेक्स्ट देखिए, पैमाने का प्रतिफल किस अवधि में उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है आपका दीर्घकाल में। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न कि किन वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन डी आपका देखिए, नशवान वस्तुएं, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुएं या कृषि वस्तुएं, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट आप देखेंगे, बाजार मूल्य किस उत्पादन अवधि में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे, अति अल्पकाल में। अगला है, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में कौन वास्तविक प्रवाह का उदाहरण है? तो वास्तविक जो प्रवाह का उदाहरण है दोस्त, ऑप्शन है आपके श्रम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, तरलता जाल पर लोच क्या होता है? तो 60 का आपका ऑप्शन होगा, शून्य होती है। अगला देखेंगे, जनता द्वारा बैंक में जमा राशि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है प्राथमिक जमा राशि कहा जाता है। कौन सा बैंक शाख निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी आपका व्यापारिक बैंक जो है वो शाख निर्माण करता है। ऋण की उपलब्धता को केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से किस तरीके से बढ़ा सकता है? तो देखिए, यहाँ पर 63 का आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यानपूर्वक अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आप देखिए 64 नंबर, वर्मा सीमित 1999 का संबंध निम्न में से किससे था? तो 64 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, कमजोर बैंकों का पूर्ण जीवन से था। और प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा घटक बेरोजगारी समाप्त कर सकता है? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, मजदूरी कटौती। ठीक ना। नेक्स्ट आप देखिएगा, 65 नंबर प्रश्न तो हो गया। 65 नंबर का मजदूरी कटौती आपका हो जाएगा। इधर 64 बताए ना जी, 64 65 बताएं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है दोस्त, 66 नंबर कि यदि MPC 0.8 है तो गुणक निम्नांकित में से क्या होगा? इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। अगला देखिएगा, यदि MPC इकाई है तो इकाई वाला देखिए, जब MPC इकाई रहेगा तो गुणक इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, अतिरेक मांग क्या दर्शाता है? तो अतिरेक जो मांग है वो स्फीतिक अंतराल को दर्शाता है। क्लियर। 69 देखिएगा, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? तो 69 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। और 70 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, कहता है क्या कि पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ऑप्शन है आपका तारापुर समिति। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में 70 प्रश्न कराए दोस्तों। बाकी हम लोग अगले वीडियोज में सब्जेक्टिव इसका देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। क्लियर।